और इंडिया में तो सबसे ज्यादा रशिया का आ रहा है और उन्होंने अपनी प्राइस भी उनकी और उन्होंने बहुत नीचे रखा है। इंडिया में आ रहा है पर महंगा है, ऐसा बता रहे हो? इंडिया में सबसे सस्ता मिल रहा है रशिया का। हाँ हाँ और सबसे ज्यादा महंगा एक्सपोर्ट सर अभी ज्यादा हो रहा है। हाँ। और उन्होंने सर बहुत नीचे रखा, उसके बाद में वो लोग सस्ता क्यों दे रहे हैं? वॉर चल रहा है फिर भी। हाँ। तो आगे सब कि चले गए सब हैं? इश्विन आ रही है। आप निकिता? अच्छा ओके। खुशी ना? हाँ। हिमशिखा आज उधर कैसे भाग गए? सर मेरा एसएससी सीजीएल का एग्जाम था तो घर आई। अच्छा ठीक। अब प्रिंसी आज इधर आ गई, एग्जाम हो गया। हाँ अच्छा इसलिए आप उधर गए थे। हाँ 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 ठीक ठीक। तो हम लोग जो क्लास कर रहे थे वो क्लाइमेट के बारे में, और क्लाइमेट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर में जो विंड का सर्कुलेशन होता है, एटमॉस्फेयर में आपके जो वातावरण में पवन कैसे चलती हैं, एटमॉस्फेयर में जो विंड सर्कुलेशन होता है जिसके कारण से क्लाइमेट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, जलवायु में किस तरीके से परिवर्तन आते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का एक पैटर्न है ना, एक तरीका है जिसके थ्रू वो जो विंड है वो फ्लो होती है। और नॉट ओनली इंडिया में ऐसा कोई पैटर्न है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ऐसा एक पैटर्न है ना। तो विंड के चलने का एक पैटर्न है और उसका एक कारण है, उसका एक रीजन है, और उसी कारण को, उसी रीजन को आज हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये विंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्यों चलती है ना, और उसका क्या रीजन है। कोई भी विंड जो चलती है उसके पीछे एक रीजन होता है, इसलिए ऋतिक रोशन ने भी पूछा था क्यों चलती है पवन करके, पर कोई बता नहीं पाया। तो इसका रीजन आज हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी ना तुम जानो है पर मैं जानता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ उसी को ही हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले, जो कि अच्छे से करना चाहिए भी था, है ना, वेल डिजर्विंग टॉपिक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आपने पूछ दिया है तो उसको एक सॉल्व कर देते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि रशिया से हम लोगों को चीप ऑयल मिल रहा है। ऐसा नहीं कि चीप है, चीप ही ऑयल है, मतलब सस्ता ऑयल मिल रहा है। ऑयल का क्वालिटी अच्छा है ना, भले वो चीप ना हो। तो ऑयल जो सस्ता मिल रहा है रशिया से, तो रशिया में तो ऑलरेडी वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो लोग सस्ता ऑयल क्यों भेज रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, है ना, क्यों वो लोग रशिया से सस्ता ऑयल अदर कंट्रीज में बेच रहे हैं, जबकि गल्फ कंट्रीज में तो ऐसा कोई वॉर नहीं चल रहा है। खाड़ी जो देश होते हैं, है ना, जिसमें यूएई होता है, सऊदी अरेबिया होता है, यहाँ पे तो बहुत ऑयल का प्रोडक्शन भी होता है और वहाँ कोई वॉर नहीं है। पर वहाँ से जो ऑयल निकलता है, ऑयल जो हम लोग को आता है वो महंगा आता है, वाइल जो रशिया से ऑयल आता है वो सस्ता ऑयल होता है। और एक और चीज देखा जाए, अरेबियन सी के होते हुए हमारे यहाँ इंडिया में पहुंचाना वो ऑयल का बहुत सस्ता है, बट साइबेरिया रशिया से ऐसे घूम के ऑयल आना बहुत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो फिर भी हम लोग रशिया से ऑयल, जहां पे 0.2%, 0.5% रशिया से ऑयल लेते थे, ये वॉर होने के बाद से हम लोग उसमें 40% तक चले गए। हमारी ऑयल की जितनी नीड है ऑयल की, वो सारा हम लोग रशिया से ले रहे हैं, मतलब 40% के आसपास हम लोग रशिया से ले रहे हैं। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू हुआ कि नहीं देख लेते हैं। तो ऐसा क्यों ले रहे हैं? इसका रीजन है कि सस्ता मिल रहा है तो ज्यादा ले रहे हैं। जैसे ऑफर होता है तो 1 बाय 1 गेट 1 की जरूरत पड़ जाती है, तब भी हम लोग ले लेते हैं खूब सारा, है ना। भले जरूरत है 500 ग्राम की, ले लेते हैं 2 किलो,
है ना, इवन मिक्सचर भी उठाने जाते तो ऐसे ही हो जाता है। तो वही चीज है, रशिया के साथ हम लोग ज्यादा ऑयल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सस्ता है। अब रशिया क्यों सस्ता बेच रहा है? उसका रीजन क्या है? क्योंकि रशिया में मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है वो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने पे निकलती है। तो मतलब समझना कि रशिया के पास लैंड बहुत ज्यादा बड़ा है और वहां पे लोग बहुत कम है ना, क्योंकि बहुत कम एरिया में रहने लायक टाइप के लोग हैं रशिया में। मतलब क्या है, जैसे आप समझ लो एक इतना बड़ा राजस्थान का एरिया हमारे यहाँ, पर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं, है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एरिया में डेजर्ट है। वैसे ही रशिया में इतना बड़ा एरिया है, मतलब पूरा एशिया से लेके यूरोप में फैला हुआ है, पर लोग वहां पे कम है। तो लोग जब कम है तो नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, क्योंकि लैंड इतना ज्यादा है, प्राकृतिक जो संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा है। तो उसमें से एक्सप्लॉइट कर करके वो लोग कर सकते हैं, वो लोग जो ऑयल है या गैस है वो निकाल सकते हैं। अब किसी कंट्री में एक तो रॉ मटेरियल को बेच बेच के निकाल देना वो तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है ना। जैसे इंडिया में देखा जाए तो पहले झारखंड ऐसी करता था, कि इवन छत्तीसगढ़ भी ऐसी करता था, है ना, अपना आयरन ओर हो गया या कोल हो गया उसको बेचता जाता था, और हम लोग एक रिच स्टेट बनने की कोशिश करते थे। पर इन रियलिटी जो रिच स्टेट होते हैं वो ऐसा नहीं बनते। आप देखोगे कि जैसे महाराष्ट्र और गुजरात पूरे इंडिया का रिच स्टेट में आता है ना। तो क्या वहां पे ऐसा नेचुरल रिसोर्स है? नहीं है ना। जितना हमारे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में है, सबसे ज्यादा गरीबी भी यही 3 जगह पे है कि नहीं? और सबसे ज्यादा नक्सलाइट अटैक भी इसी जगह पे है, 3 जगह पे। तो मतलब ये हो रहा है कि कहीं पे रिसोर्सेस मिल रहा है, इट डजंट मीन कि वहां पे कोई बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। हो सकता है वो बाउंड है उसको बेचने के लिए, क्योंकि उसके पास अदर चीजें नहीं है ना। तो यही चीज अभी रशिया के साथ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी का जितना पैसा है वो चला जाता है मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी का जो पैसा है वो चला जाता है किस काम के लिए? वॉर के लिए, है ना। तो इसलिए क्या है, अभी उसको पैसे की जरूरत है, और अभी कोई बाहर की कंट्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो नहीं आएगी रशिया में एटलीस्ट। या तो रशिया की भी जो कंपनी होगी वो एक्सपेंशन के लिए तो सोचेगी नहीं। तो अगर हम लोग ये नहीं बेचे, मतलब हम लोग, मतलब रशिया नहीं बेचा ऐसा, तो उसके पास और कोई सोर्स नहीं बचेगा। हाँ, यूएसए ने सैंक्शन लगा के रखा है, प्रतिबंध लगा के रखा है। वो उसका यूएसए का सैंक्शन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये है कि यूएसए ने बोल दिया कि इस आदमी से मैं नहीं लूंगा, तो वहां तक तो चल जाता है, तो बाकी लोग तो ले सकते हैं। बट यूएसए बोलता है कि उस आदमी से जो और लेगा उससे भी मैं नहीं लूंगा। तो यूएसए इतना पावरफुल है, इसलिए ये ऐसा बोल सकता है। यूएसए क्या बोलता है कि रशिया से तो मैं लूंगा नहीं, पर रशिया से जो जो आदमी लेगा उससे भी मैं कोई डील नहीं करूंगा, कोई बिजनेस नहीं करूंगा। तो यूएस का सैंक्शन इसलिए इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो एक लाइक यूनाइटेड नेशन का सैंक्शन हो जाता है ना। यूनाइटेड नेशन एक्चुअली संयुक्त राष्ट्र है जिसका एक्चुअली सैंक्शन पड़ता है, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। पर यूनाइटेड स्टेट्स भी ऐसा है कि उसका सैंक्शन इतना अफेक्ट हो जाता है। अब इंडिया क्यों बचा हुआ है ना। हाँ, इंडिया का डिप्लोमेसी बोल सकते हैं, यही चीज इसकी रणनीति है कि हम लोग ना यूएस से भी रिलेशन सही रख पाए हैं और रशिया से भी रिलेशन सही रख पाए हैं। ये हमारा एक डिप्लोमेटिक विन है, जो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विन है, कि यूएस को भी खुश है, रशिया भी खुश है, उससे भी ले रहे हैं और यूएस से भी ले रहे हैं। यूएस का अपना हित है तो ठीक है, होने दो, हमारा भी अपना है। हर किसी को अपना अपना सोचना है, तो इंडिया भी अपना सोचता है, रशिया भी अपना सोच रहा है, अमेरिका भी अपना सोच रहा है, और सभी अपना इस टाइम का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये है, इसलिए सस्ता वो बेच रहा है। ठीक है, तो अब हाँ, कौन खरीदेगा? और देखो क्या है, आपके दुकान को, आपका जो दुकान है उसमें मैंने ऊपर में लिख दिया कलंकित ऐसा किसी ने लिख दिया ना, है ना, इसके यहाँ ये मनहूस दुकान है करके ऐसे किसी ने लिख दिया, है ना, बाय द वे ना, जस्ट तो इसके कारण से अब उसमें लिख दिया कि यहाँ से जो लेता है उसको भूत पकड़ लेता है ना। तो क्या अगर ऐसा करने से क्या होगा कि बहुत कम कस्टमर आएंगे, तो आपके पास जो कस्टमर आएंगे उनको मेंटेन करने के लिए आप सस्ता नहीं बेचोगे। तो वही है, जब मार्केट में इमेज खराब होती है ना,
तो सस्ता बेचना पड़ता है, ठीक है ना। अब माइक्रोमैक्स और एप्पल का एयरफोन, एप्पल का जो आईफोन है, दोनों का सेम प्राइस हो जाए तो कौन एप्पल का आईफोन, हर कोई एप्पल का आईफोन खरीदेगा, माइक्रोमैक्स को खरीदेगा नहीं, है ना। तो यही चीज है। तो रशिया के साथ अभी यही है कि सैंक्शंस है, उसके पास क्राइसिस है, तो हम लोग भी उसी का फायदा उठा रहे हैं, सस्ते में ऑयल ले रहे हैं, ठीक। एक तो बुला नहीं रहे हैं तो है ना, हाँ, कुछ जगह पे जा नहीं रहे हैं क्योंकि वो क्रिटिसाइज करेंगे लोग उसको। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस भी लगा हुआ है। देखो G20 में नहीं आ पाते, बहुत सारे कंट्रीज में नहीं जा रहे। चलो अब ज्योग्राफी में आते हैं ना। हाँ, तो जहां पे सन का रेज वर्टिकल पड़ता है, सन तो इतना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, जहां पे सन का रेज वर्टिकल पड़ता है वो एरिया इंडिया या हमारे अर्थ में उस एरिया को क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, है ना। जहां पे सन का रेज वर्टिकल पड़ता है, स्ट्रेट पड़ता है, सीधी रेखा पड़ती है, तो वो जगह इक्वेटर कहलाता है। जहां पे टिल्टेड रेस पड़ रही है, टिल्टेड रेस पड़ रही है, तो उस जगह पे नेचुरली जो रेज हैं उतना टेम्परेचर यहाँ पे नहीं करेगी जितना टेम्परेचर उसको यहाँ पे पड़ेगा। और उसका रीजन हम लोगों ने बोला था कि किसी को डायरेक्ट टॉर्च मारोगे और किसी को ऐसे स्लैंटिंग टाइप से मारोगे, तो नेचुरली जिसको डायरेक्ट टॉर्च मारोगे उसको ज्यादा गर्मी फील होगी, ठीक है ना। तो इक्वेटर जो है उसको ज्यादा गर्मी फील होती है। तो उसका ये रीजन नहीं है कि सन अर्थ की तरफ देख रहा है, इसका ये रीजन है कि अर्थ सन की तरफ देख रहा है ना। मतलब यही है कि वहां पे गर्म कोयला है ना, अगर मैं पीछे मुंह करके रखा हूं तो मेरे को गर्मी नहीं लगेगी, पर मैं उसको देख रहा हूं सामने में तो ज्यादा फील होगा। वही अर्थ के साथ है, जब समर सीजन होता है ना, तो क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसकी तरफ देखता रहता है ना। और जब हमारे यहाँ विंटर सीजन होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसको देखता रहता है सन को, और नॉर्मल टाइम में कौन देखता रहता है, इक्वेटर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर हाईएस्ट किसके पास रहता है, इक्वेटर के पास रहता है, ठीक है ना। अब जहां पे हाई टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, वहां पे जो एयर होती है वो एयर ठंडी रहेगी कि गर्म रहेगी। जहां पे लैंड ज्यादा गर्म है तो वहां का एयर भी गर्म हो जाएगा कि नहीं, और जहां पे एयर ज्यादा गर्म है वो लाइट होगा कि हैवी होगा, जहां एयर गर्म है वो लाइट होगा कि हैवी होगा एयर, सर लाइट क्यों होगा। क्यों लाइट होगा, हाँ? तो सर क्यों लाइट जब हो जाता है, एयर गर्म जो रहती है वो सर हीट अप होती है तो उसका जो मॉइस्चर रहता है वो खत्म हो जाता है, वो लाइट हो जाती है। बट जो कोल्ड एयर रहती है वो ज्यादा हैवी होती है। अच्छा, तो एक चीज उन्होंने बोला कि एयर जब गर्म होती है तो उसके जो मॉलिक्यूल का जो स्पेस होता है, अणु के बीच में जो स्पेस होता है वो फैल जाता है, इससे उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है वो छूट जाता है ना, तो वो ऊपर चला जाता है, हल्का हो जाता है। ये एक रीजन है ना, ये एक रीजन है। मतलब समझ लो उस एयर का वाटर को होल्ड नहीं कर पा रहा है, वो एयर जो है वाटर को होल्ड नहीं कर पा रहा है, और वो क्यों होल्ड नहीं कर पा रहा है वो बाद में देखेंगे ना। पर ये समझ लो कि उसके बीच का स्पेस ज्यादा हो गया, क्योंकि उसे मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस। अब सोचो दो मॉलिक्यूल है, एक जगह पे है तो ज्यादा वेट रहेगा, पर दो दूर दूर में है तो कम वेट रहेगा, है कि नहीं, है ना। मैं दोनों पैर को एक ही जगह पे एक के ऊपर एक रख दूं तो हो सकता है ये टूट जाए, है ना। मैं ऐसे रखूंगा तो नहीं टूटेगा, है ना। ऊपर से मैं अपने बच्चे को चढ़ा दिया अपने ऊपर, है ना, तो वो श्योरली टूट सकता है ना। तो मतलब ये है कि मॉलिक्यूल का जो स्पेस है ना, वो ज्यादा दूर होने से हल्का हो जाता है ना। एक्चुअली में ओवरऑल हल्का नहीं होता, बट पर एरिया में, पर यूनिट एरिया के हिसाब से हल्का हो गया, है ना। मैं ऐसे पैर फैला दिया तो मेरा वेट कम हो गया क्या, नहीं हुआ, बट उस पे जो लोड पड़ रहा था उस एरिया पे वेट कम हो गया। तो मतलब एयर हल्की हो गई एक एरिया के हिसाब से। तो जब एयर हल्की हो जाती है तो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो एयर ऊपर ऊपर चले जाएगी जाती सर। है, एयर ऊपर चले जाती है।
अब ऊपर एयर चले गई तो नीचे में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? मेरे ऊपर का एयर खत्म हो गया या ऊपर चला गया, तो मेरे ऊपर प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? मेरे ऊपर प्रेशर कम होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जहां पे सीधा टेम्परेचर, सीधा रेस पड़ रहा है, स्ट्रेट रेस पड़ रहा है, उस जगह पे प्रेशर कम हो जाएगा, जो दाब है वो कम हो जाएगा। मतलब हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। ठीक है कि नहीं यहां तक? ठीक है ना? तो मतलब इस जगह पे जो प्रेशर होगा या दबाव होगा, इस जगह पे प्रेशर कम होगा ना, और टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। इन जनरल पूरे साल भर का मैं एवरेज निकालूं तो प्रेशर इस जगह पे कम होगा। तो इस जगह पे जो प्रेशर है इसको मैं लो प्रेशर बोल रहा हूं, है ना? और ये बीपी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहां से जो प्रेशर है ये जो लो हुआ वो ऊपर गया, एयर तो ऊपर जाएगी। रुक जाओ, अलग कलर में लाते हैं, ब्लू कलर में लाते हैं। तो एयर जो है ऊपर, अरे अभी तो ब्लू किया, दूसरा पेन पकड़ू, हो गया? अरे उसको सेलेक्ट करके कैसे यूज ये वाला ना? हाँ अब चेंज हुआ। एयर ऐसे राइज किए। अब एयर इस तरीके से राइज करेगी कि नहीं? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर है तो एयर ऊपर में राइज करेगी और ऊपर जाके डिफ्लेक्ट होगी दोनों डायरेक्शन में, है ना? कितना हाइट पे जाती होगी क्या लगता है? अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो साइड साइड की एयर मेरे पास आएगी, ऊपर में जाएगी, ऊपर जाके डिफ्लेक्ट होगी, है ना? ऐसे फैल जाएगी। तो कितना हाइट तक जाती होगी क्या लगता है? अरे एक मिनट, ये ब्लर दिख रहा है क्या? सब सही दिख। इसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा हमारा एटमॉस्फेयर कितना हाइट तक रहता है। हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी रहती होगी? हाँ, पूरा लेयर देखा जाए। अच्छा, क्लाउड वगैरह जो है कहाँ तक रहते होंगे? जो बादल वगैरह हैं कहाँ तक होते होंगे? 10 to 15। मतलब अगर मैं प्लेन में 10 किलोमीटर से ऊपर में जा रहा हूं तो मुझे क्लाउड नहीं दिखने चाहिए? तो कभी प्लेन में गए हो? गए हो तो कभी जाके देखना प्लेन में, तो जब ना विंडो ओपन कर लेना वहां से, प्लेन में जब जाओगे तो ऊपर में जाना और ना विंडो ओपन करके देखना, है ना, वहां पे क्लाउड दिख रहा है कि नहीं करके। हाँ हाँ, तो क्लाउड नीचे दिखेगा, मतलब जितना एटमॉस्फेयर है 10 से 15 किलोमीटर के आसपास है, तो विंड भी ऊपर तक जाएगी तो वो 10 से 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी। तो वो जो लेयर है जितना दूर तक एटमॉस्फेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो लेयर को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, है ना? मतलब एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जितना है वो सारा ट्रोपोस्फियर में होता है। इसलिए फ्लाइट को नॉर्मली नीचे में जो लाइटनिंग वगैरह होता रहता है खराब वेदर से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस उसको लैंडिंग नहीं करना है या टेक ऑफ नहीं करना है ना, तब तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो विंड ऊपर गई, 10 किलोमीटर तक ऊपर गई और ऊपर जाके डिफ्लेक्ट हो गई। जब 10 किलोमीटर ऊपर जा रही तो इधर भी बहुत दूर जाएगी, है ना, उधर भी जाएगी, और ऊपर जाके क्या होगी,
वो करीब 30 डिग्री के आसपास उतरती है, डिसेंड करती है, अराउंड 30 डिग्री में डिसेंड करती है। तो ऊपर जाके ऐसे 30 डिग्री में, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ में डिसेंड करती है। तो इस जगह पे जो लो प्रेशर था, अब ये जो 30 डिग्री पे अगर मैंने इश्विन को खड़ा कर दिया, यहाँ पे इश्विन है, टर्बुलेंस, हलचल, हाँ फ्लाइट में टर्बुलेंस क्यों आता है, हाँ जस्ट मिनट है ना, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इश्विन को खड़ा कर दिया 30 डिग्री में, और उपकार कहाँ पे, 0 डिग्री में ना, उपकार तो रहेगा ही, है ना, है ना। अब 30 डिग्री में उसको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि ऐसी छोटी सी है और प्रेशर फील होगा उसको, है ना। तो इश्विन जो है इसको 30 डिग्री में काफी हाई प्रेशर ऊपर से फील होगा। तो इस जगह पे जो प्रेशर है वो हाई है। सेम चीज यहां पे भी जो प्रेशर है वो हाई है ना, दोनों साइड में जाएगा, है ना, इस जगह पे भी प्रेशर हाई है। अब जाते हैं पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में। यहां पे टेम्परेचर लो होता है कि हाई होता है, तापमान कम होता है कि ज्यादा होता है? सर लो होता है। तो दिगेश्वरी को अगर मैं नॉर्थ पोल में ले गया आपको, है ना, तो आपको ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी? ठंड लगेगी ना, कंफर्म ना? हाँ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड होता है ना। कूल बोलूं कि कोल्ड बोलूं? कूल चलेगा? कोल्ड बोलूं? ठीक है, कोल्ड सही है, क्योंकि कूल बहुत ज्यादा ठंड नहीं होता, है ना। आई एम कोल्ड ऐसा कोई बोलता है क्या? आई एम कूल बोलते हैं ना, मतलब बर्फ जम जाएगा ना। तो कोल्ड, जहां पे टेम्परेचर लो होता है वहां पे एयर कंसंट्रेटेड हो जाता है, एयर मॉलिक्यूल का स्पेस कम हो जाएगा, तो हैवी हो जाएगा, हैवी होगा तो नीचे होगा, ठीक है। तो जब एयर नीचे आ रही है तो प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? हाई होगा, है ना। तो इस जगह पे प्रेशर क्या हुआ? हाई हुआ। अब जहां पे प्रेशर हाई होता है वहां पे नीचे में एयर डिफ्लेक्ट होगी, ऊपर से नीचे आएगी, ऐसे दूर दूर जाएगी, तो एयर यहां से ऐसे आएगी, है ना, यहां से ऐसे आएगी। और यहां पे भी तो यही हो रहा था ना, 30 डिग्री में भी हाई प्रेशर था ना, तो वहां पे भी एयर जो है राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड जाएगी। तो यहां पे भी मैंने एयर को दोनों साइड में ले गया, यहां पे ले गया और यहां पे ले गया। सेम चीज यहां पे भी ऐसे ही हुआ, यहां पे भी ऐसे हुआ, यहां पे ऐसे हुआ। ये विंड के डायरेक्शन में किसी को कोई इश्यू है तो बताओ। हाँ, तो वो उस साइड दिखाना पड़ेगा ना अर्थ के। देखो पोल है, पोल है, उसमें एयर इस साइड भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो मैं तो 2D पिक्चर बनाया हूं तो मैं अपने साइड दिखा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन अभी आइडियल केस लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो झुके रहने के कारण से बहुत सारे केसेस आएंगे जो कि बाद में देखेंगे, है ना। पहले तो आइडियल केस देख लेते, फिर उसके बाद उसमें जो चेंजेस होते वो देखेंगे। सर हाँ बोलो। सर जो एयर है उसको तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहिए। हाँ तो सर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे जो एयर है वो हाँ पोल्स की तरफ मूव क्यों कर रही है? क्योंकि पोल्स पे भी हाई प्रेशर है और वहां पे भी हाई प्रेशर है। हाँ, देखो क्या है, 30 से डिग्री 90 डिग्री तक पहुंचना बहुत बड़ी जर्नी है, ये बहुत दूर की जर्नी है 30 डिग्री से 90 डिग्री तक पहुंचना। तो 90 डिग्री का जो हाई प्रेशर है ये 30 डिग्री के हाई प्रेशर को इफेक्ट करेगा, वो बहुत नामुमकिन टाइप का है, इम्पॉसिबल चीज है। सोच रहे हो ना कि ये 30 डिग्री हाई प्रेशर और वो 30 डिग्री वो 90 डिग्री हाई प्रेशर, कितना डिस्टेंस में है वो? बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो इसलिए बीच में हमारे पास एक स्पेस होता है जहां पे दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि यहां से भी तू आने दे, यहां से भी विंड को आने दे, ठीक है ना, दोनों साइड से आने दो। तो अभी तो यहां तक का आइडियल केस देखे हैं। अब ये वाला जो केस देख रहे हैं, ये वाला जो मतलब ये वाला जो प्रेशर, ठीक है,
ये जो प्रेशर था ये हाई था ना, ये वाला, ये भी हाई था और ये भी हाई है और ये भी हाई है, ठीक है। अब दो हाई प्रेशर है, यहां से भी विंड आ रही है, यहां से भी विंड आ रही है, तो मैं तो हेल्पलेस हूं भाई, उधर से भी विंड आ रही है, इधर से भी आती है, तो आने दो भाई, तो मेरे पास आने दो और यहां से ऊपर जाने दो, है ना। तो 60 डिग्री के पास जो हो रहा है, क्योंकि एक साइड पे पोलर रीजन है जिसके कारण से हाई प्रेशर है, और एक जगह पे 30 डिग्री है जहां से हाई प्रेशर से विंड आ रही है, तो दोनों साइड से जब विंड मेरे पास आ रही है तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं कि ऊपर मैं भेज दूंगा। तो जब विंड मेरे यहां से ऊपर चले जाएगी तो मेरे पास प्रेशर लो हो जाएगा कि हाई हो जाएगा? होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहां पे मैं लो बना दिया, पर ये लो ऐसा लो नहीं है, ये लो बेचारा कंडीशनल लो है कि तुम हाई हो करके मैं लो हूं, है ना। अदरवाइज मैं तो हाई था। क्यों पता है? क्योंकि 60 डिग्री पे टेम्परेचर कितना पड़ता है? बहुत कम पड़ता है। ज्यादा हाई है करके उसको बेचारे को लो प्रेशर बनना पड़ता है, अदरवाइज 60 डिग्री में कितना ठंड होती होगी। हाँ हाँ, क्या करोगे कि देखो भाई विंड कहाँ जाएगी, है ना, विंड कहाँ जाएगी, साइड से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो उसको ऊपर राइज होना पड़ेगा। तो जहां पे मिडिल प्लेस है, जहां पे दोनों मिक्स करते हैं, नॉर्मली वो प्लेस ना इतना सॉफ्ट प्लेस नहीं होता कि हाँ तुम भी आ गए मैं भी आ गया। नॉर्मली दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और वो लड़ाई साइक्लोन के फॉर्म में होती है, वो बाद में देखेंगे, है ना। तो हाँ, सर 60 डिग्री में तो ज्यादा हाई प्रेशर होना चाहिए था और 30 डिग्री में कम हाई प्रेशर होना चाहिए था, तो फिर 60 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ क्यों नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, सही बात है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, 30 डिग्री को भी लो होना है और 0 डिग्री को भी लो होना है। तो अगर 0 और 30 डिग्री का चॉइस मिले कि किसको लो होना है, तो कौन लो होगा? मैं पूछ रहा हूँ कि 0 डिग्री को भी लो होना है और 30 डिग्री को भी लो होना है, क्योंकि वहां पे भी टेम्परेचर हाई है। 30 डिग्री देखा जाए तो हम ही लोग 30 डिग्री पे ही है एक प्रकार से, है ना। तो 27 हाफ जाता है ना हमारे यहाँ से, है ना, तो मतलब हम लोग 30 डिग्री के आसपास ही है। हाँ सॉरी 27 बोल दिया, सॉरी 23.5 है ना। तो हमारा जो इंडिया नॉर्दर्न मोस्ट है 37 डिग्री है, मैं ये बोलना चाह रहा था ना। नॉर्दर्न मोस्ट जो है 37 है और नीचे 8 है, तो 8 से 37 के बीच में हम लोग हैं इंडिया। तो मेरे अंदर से 30 जा रहा है ना, 30 जा रहा है। अब मैं बोलूं कि मेरा टेम्परेचर लो होना चाहिए, है ना, सॉरी मेरा टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, तो इक्वेटर बोलेगा भाई तो फिर मेरा क्या, मेरे पास तो डायरेक्ट रेज आ रही है, तेरे पास तो फिर भी टिल्टेड रेज आ रही है। तो इसलिए अगर 0 डिग्री को लो होना है या 30 डिग्री को लो होना है, तो रिलेटिवली कौन ज्यादा लो होगा? 0 डिग्री। प्रेशर के हिसाब से बोल रहा हूँ ना, प्रेशर अगर लो होना है तो 0 डिग्री पे प्रेशर लो होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उस पे हाई ज्यादा है। तो मतलब 30 डिग्री रिलेटिवली हाई है एक्चुअली में देखा जाए, बट मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल दिया कि 0 लो है और 30 हाई है। अब वैसे ही मैं देखा कि 90 डिग्री इतना ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर, तो डेफिनेटली वहां पे प्रेशर तो हाई होगा ही। यहाँ पे ठंड के दिन में क्लाउड नीचे आ जाता है, तो वहां पे देखो कि वो 90 डिग्री पे इतना ठंड होगा तो पूरा एयर नीचे आ जाता होगा, है ना। ठंड में कोहरा देखा है कि नहीं, है ना। तो कोहरा मतलब क्लाउड है जो ऊपर में था नीचे आ गया ठंड के कारण से, है ना, थोड़ा गर्मी लगेगी नीचे में रहोगे तो करके ना। तो वहां पे सारी एयर जो है 90 डिग्री में इतना नीचे आ जाती है, तो वो हाई प्रेशर बन जाता है। तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री मतलब हटेगा नहीं, क्योंकि मैं हाई प्रेशर रहूंगा ही। वैसे 0 डिग्री बोलेगा मैं तो लो प्रेशर रहूंगा ही। ये दो एक्सट्रीम है। अब बाकी तुम दोनों आपस में देख लो करके। तो बाकी दोनों देखने के लिए क्या है, जब 0 डिग्री से एयर चढ़ी है ऊपर में, तो कहीं ना कहीं तो उतरेगी, तो 60 डिग्री के पास नहीं उतरेगी भाई, वो उसको 30 डिग्री तक उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर गई तो ठंडी भी हुई, ऊपर ठंडी होके वो नीचे उतरेगी। तो क्या है, ये जो 30 और 60 है ना, वो रिलेटिवली लो एंड वार्म है, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेटर 0 पे लो है और ये हाई है। तो अब मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि 0 डिग्री इज द लो, ये हाई, फिर लो, फिर हाई, वैसे लो, हाई, लो, हाई।
ये मेरा कंडीशन बना। 30 डिग्री हाई प्रेशर, ठीक है। तो 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर है, ठीक। अच्छा, अब मैं विंड का डायरेक्शन इस जगह पे बनाऊंगा, तो अगर लो प्रेशर है तो विंड इसकी तरफ आएगी ना, वैसे ये लो प्रेशर है तो विंड इसकी तरफ आएगी। तो मैं सिर्फ लो प्रेशर में विंड को ले जाऊं तो मेरा पूरा विंड बन जाएगा। कौन से जगह पे लो प्रेशर है? 60 डिग्री और 0 डिग्री। तो मेरे को बस अगर इसका पूरा मैप बनाना है तो दो लो प्रेशर याद कर लो, 0 डिग्री और 60 डिग्री, और दोनों साइड में एयर आते दिखा दो, तो पूरा विंड बन गया मेरा। सर जैसे 30 डिग्री और 0 डिग्री में एयर आती है, हम्म, मतलब हाँ उधर से ऊपर से एयर नहीं आती ऊपर। हाँ हाँ, एक्चुअली अब ना सीजनल वेरिएशंस होते हैं। जैसे आप बोल रहे हो ना, अब विंटर सीजन में 60 डिग्री में, विंटर सीजन मतलब कहाँ ठंडा टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वहां पे, होता है। और क्या होता है, चेंजेस क्या आते हैं वो देखेंगे, है ना। अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, मैं इसके बाद सीजन के हिसाब से ये पूरा ऊपर नीचे जाएगा, है ना। तो ये तो ऑलरेडी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, धीरे से इसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस पिक्चर के साथ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे देखो, अब इस विंड, ये जो 0 डिग्री के पास जो विंड है, अच्छा एक चीज मैं बताना चाह रहा था, इसको प्रॉपरली मेमोराइज करने के लिए ना, मैं आप ही लोगों से एक इमेज बनवाना चाहूंगा, और वो आप ही लोग उसको बनाओगे। हाँ, प्रियांश आ जाओ। मैं हर साल बनवाता हूँ ऐसे ही, क्योंकि ये इमेज मेरे लिए चाहिए कि माइंड में रहना चाहिए। आप कहाँ तक बनाओगे? पहले 30 60 पूरा 90 तक पूरा बनाओ, है ना। एयर नहीं बनाना है, एयर सिर्फ 0 डिग्री पे बनाना है। हाँ, 0 डिग्री पे बनाना है, ठीक है। हाँ, आप ऐसे ही बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसे ही बना लो। पूजा पटेल को फोन कर लीजिएगा, 2 बार कॉल कर लीजिए, ये नंबर। हाँ, अब विंड बनाओ 0 डिग्री के पास। अब बरसात नहीं हो रही ना इससे, वैसे रिपेयर हो गया है। हाँ नहीं ठीक है, अभी एरो वाला मत बनाओ, स्ट्रेट वही बनाओ, ठीक है ना। हाँ हाँ, उसको बिठा दो, ठीक। हाँ हाँ, दिखा दो, स्ट्रेट ही दिखाना है अभी। ठीक है, आ जाइए। किशन, ये बताओ पहले, ये करेक्ट है कि नहीं? हाँ, करेक्ट है। तो यहाँ का विंड का डायरेक्शन बनाओ। 30 डिग्री 60 डिग्री। हाँ, 30 डिग्री 60 डिग्री। ऐसे एरो में हाँ, एरो में।
हाँ दिगेश्वरी, क्या लगता है, सही है? कहाँ पे गलत है? ऊपर वाला ये गलत है? नहीं, दिगेश्वरी आओ। कहाँ पे गलत है? तो वही तो सही बता रहे हो, उसने भी तो उसी डायरेक्शन में बनाया था। हाँ देखो, इसने, किशन ने ऐसा बनाया है, क्या ये सही है? ठीक है, अच्छा। हिमशिखा, ड्रॉ करो और वीडियो बना के, वीडियो मुझे दिखाओ। ओके सर। हाँ, दीपिका देवी आप भी। वैशाली, प्लीज ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। पहले ये बताओ वेदर दिस वन इज करेक्ट, ये करेक्ट है? ये ऊपर जाएगा, तो ये डायरेक्शन करेक्ट है, ये वाला। अच्छा, ये वाला डायरेक्शन 30 डिग्री वाला। हाँ ये सही है, 60 डिग्री सही है। हाँ ये एयर है, ये देखो। प्रेशर जो होगा 60 डिग्री पे, यहाँ पे प्रेशर हाई ऊपर में लो हो तो वहाँ एयर ऊपर जाएगा। हाँ तो यहाँ पर का एयर बनाओ, ऊपर का, और जो आपको लग रहा है कि गलत है तो उसको हटा भी सकते हो। ठीक, ठीक है। वहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे, और 90 डिग्री पे प्रेशर साथ होगा तो ऐसे आएगा। ठीक, बना। कोमल, पहले ये बताओ, दिस वन इज करेक्ट? हाँ तो बताओ कैसे होगा। हाँ हाँ बता दो। पहले आप बताए थे कि 60 डिग्री में लो प्रेशर और 0 डिग्री, यहाँ पे डायरेक्ट संदेश पड़ रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे जितना भी गर्म हवा है तो इधर जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री हाई प्रेशर हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन 30 डिग्री का जो है वहाँ भी थोड़ा गर्म हवा मतलब धूप पड़ रहा है, तो ये भी थोड़ा लो प्रेशर बनाएगा, तो इधर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, सही नहीं। और 90 डिग्री तो हाई प्रेशर है, तो अपने से कम प्रेशर वाले तरफ में भेजिएगा।
और 60 डिग्री के साथ क्या होगा? 60 डिग्री सर, 90 से भी आ रहा है और इधर से भी आ रहा है, तो दोनों तरफ से आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पहले से ठंड है, तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर अगर होगा ना तो फिर वापस फेंकेगा। रुक जाओ, जो बनाए थे वो बना। सर एक मिनट ना। भाई हेलो, हाँ बताइए। हम लोग का 50 नंबर का टेस्ट था, हाँ तो 2041 को किया है। हाँ हमशिका, हम लोग को आवाज आ रही है। हम ही लोग से बात करोगे? अच्छा ईश्विन, क्या लगता है ये सही है? ये करेक्ट है? क्या लगता है निकिता, ये करेक्ट है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। यस उपकार, आपके ऊपर एयर आ रही थी कि आपके साइड से एयर जा रही थी? आप जीरो में थे, तो जीरो में आपके ऊपर लो प्रेशर था कि हाई प्रेशर था? आपके पास लो प्रेशर था ना। आपके ऊपर से ऐसे एयर जा रही थी कि ऐसे ऐसे जा रही थी एयर? हाँ? नहीं ठीक है, मैं कर देता हूँ उसको। मतलब मोस्टली आप लोग गलत इंटरप्रेट किए हो। क्या लगता है अमित, ये सही है? ये लास्ट वाला इमेज सही था कि इससे पहले वाला इमेज सही था? कौन सा? ये वाला? सर नीचे वाला 60 भी हटाना है। इसको हटा दिए। अब सही है सारा चीज? अभी तक जितना इमेज में है वो सारा करेक्ट है? यस सर। हाँ 60 डिग्री में ऐसे? अच्छा ऐसे 60 से 30 ऐसे? सर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कैसे जा रहे हैं? वो तो आप ही लोग ले जा रहे हो। सर 60 डिग्री से तो जाएगा ही नहीं। तो नहीं जाएगा तो फिर मैं हटा देता हूँ, नहीं जाएगा। देखो यहां तक जो पिक्चर है ये करेक्ट है, यहां तक है ना। इससे पहले जो था उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, जो इससे पहले इमेज बना था उसको हम लोग बोलते हैं गुड़ गोबर, और उसके बाद जो बना उसको बोलते हैं गोबर। और ये है गणेश। हमारा भी देख लीजिए एक बार। हाँ सर हमारे देखो, सही बने क्या? हाँ दिखाओ दिखाओ। सर एक बार मेरा भी देख लीजिए। हाँ तो वीडियो ऑन करोगे तभी तो देखूंगा। एक मिनट, वीडियो ऑन किए हो क्या? जस्ट मिनट। हाँ हिमशिखा का हाँ ठीक है, हिमशिखा करेक्ट है।
देवी का ठीक है, देवी का भी करेक्ट है, दीपिका का हाँ सही है। हाँ तो तो अब देखते हैं, देखो क्या है, मतलब अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई, ये जरूरी है क्लियर होना, तभी तो मैं इसमें वेरिएशन बताऊंगा। पहले यही क्लियर नहीं है तो कैसे वेरिएशन समझोगे। तो ये समझो, ये लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है तो विंड मेरे साइड साइड से आएगी। आपको दो विंड के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा, एक तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड और एक लोअर एटमॉस्फेरिक विंड, मतलब जो सरफेस विंड जो होता है, जो हमारे पास फील होता है, और जो ऊपर चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए, वो हम लोग जेट स्ट्रीम में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस ये समझो, इसमें जो भी विंड का डायरेक्शन है वो सरफेस के विंड के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर सरफेस में लो प्रेशर है तो विंड मेरे पास आएगी कि नहीं आएगी? तो प्रियांश ने जो ऐसे बनाया था ये गलत है ना, है ना? विंड मेरे पास आनी चाहिए ना, तो विंड को मैं अपने पास ले आया, विंड को मैं अपने पास ले आया क्योंकि मेरे पास आनी चाहिए, ये लो प्रेशर है। दूसरा लो प्रेशर कौन सा है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब दूसरा ऐसा कौन सा डिग्री है जो लो प्रेशर पे है? 60 डिग्री, है ना? तो 60 डिग्री के पास लो प्रेशर है तो उसके पास भी मैंने विंड ले आया, बस हो गया मेरा काम। मैंने 30 डिग्री पे विंड ले आया और 60 डिग्री के पास विंड ले आया। ऐसे बीच में कोई विंड नहीं चल रही कि ऐसा ऐसा चलेगी, ठीक है ना? जो आप लोग गलत समझ रहे थे। हाँ कहाँ पे? यहाँ पे। उसी का तो रीजन बताया, क्योंकि ऊपर में हाई है ना, और नीचे में नहीं, हाँ ऊपर में हाई है और नीचे में भी हाई है, तो इसलिए मैं लो बन गया। तो 60 डिग्री लो बनने का यही रीजन है, क्योंकि ऊपर में हाई है और इधर पे भी हाई है, तो मेरे को लो बनने के अलावा कोई चांस नहीं है। हाँ हाँ, जो ज्यादा विंड आ रहा होगा 90 से आ रहा होगा, 30 से उतना ज्यादा विंड नहीं आ रहा होगा जितना 90 से आ रहा होगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज समझ आ गया मेरे को कि विंड का डायरेक्शन एक ही बस मुझे लो याद रखना है, और लो ले आया तो मेरे पास विंड को लेके आ जाना है, और लो दो जगह पे है, 0 डिग्री और 60 डिग्री। तो वैसा कर देने से पूरा विंड का डायरेक्शन बन गया। अब इस जो 0 डिग्री है इसको हम लोग बोलते हैं डोलड्रम, डम्बल डोर नहीं बोलते ना, डोलड्रम। डोलड्रम इस 0 डिग्री को हिंदी में भी डोलड्रम, इंग्लिश में भी डोलड्रम, और जो भी लैंग्वेज में पढ़ो सब में डोलड्रम ही पढ़ना है। डोलड्रम 0 डिग्री को, हाँ हाँ अपने पास आएगी। हाँ तो ऊपर से ऊपर जाएगा ना, मैं इसलिए बोला कि मैं जो बात कर रहा हूँ सिर्फ सरफेस विंड की बात कर रहा हूँ, ऊपर में कैसे जा रहा है वो मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? ये जो विंड का डायरेक्शन है सिर्फ मेरे पास जो आ रही है उसी का डायरेक्शन, सरफेस में जो चल रही है। एक्चुअली देखा जाए जो एटमॉस्फेयर में विंड चलती है और जो सरफेस में चलती है नॉर्मली ये अपोजिट होती है। अगर वो मेरे साइड आ रही है तो ऊपर में ऐसे जाएगी, समझे? जैसे क्या है, आप देखो, आप फिर से सूप गर्म करो, सूप गर्म करो, ऊपर से ऐसे गर्म होकर ठंडा होगा, गर्म होकर ठंडा होगा, वही तो 0 डिग्री में हो रहा है। मेरे पास गर्म होता है 0 डिग्री में, ऊपर जाके ठंडा होता है, फिर गर्म होता है, फिर ठंडा होता है। तो जो कन्वेक्शन हम लोगों ने अर्थ के अंदर में देखा है वही अर्थ के ऊपर में भी हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म के लिए जो बर्नर कहाँ पे रखा हुआ है? 0 डिग्री पे, है ना? जो बर्नर रखा है वो 0 डिग्री पे रखा है, वहां पे एयर गर्म होगी, ऊपर जाएगी, और कहाँ पे उतरेगी? 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री से फिर से मेरे पास नीचे नीचे आएगी। तो देखो कि 30 डिग्री में सरफेस में विंड मेरे पास आ रही है, बट ऊपर में विंड 30 डिग्री में जा रही है। इसलिए ना आपको सिर्फ सरफेस विंड को याद रखना है, ऊपर वाला जो विंड है वो अपोजिट ही चलेगा,
ये ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे बस विंड चल रही है एक्चुअल में देखा जाए तो, ऐसे ऐसे चल रही है ना, जैसे बॉयल होता है वैसे टाइप का ऐसे चल रहा है। 0 डिग्री मैं हूं, 30 डिग्री ये है, बस 0 डिग्री ऐसा। तो हम लोग सरफेस विंड की बात करते हैं तो सिर्फ लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो विंड है जो मेरे पास आती है, ये क्या पहले ना जो बोट होता था, शिप होता था, उसमें इंजन होते थे, तो इंजन उतने पावरफुल नहीं होते थे, तो ना कर्टेन लगाए रहते थे, पर्दे लगाए रखते थे, जिससे ना वो विंड के कारण से वो चले, शिप, है ना, शिप चले करके वो पर्दे लगाए रहते थे शिप में। तो ये जो सरफेस की विंड है उस शिप को चलाने में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी, है ना, हेल्प करेगी। मतलब जिसको भी 0 डिग्री पहुंचना है 30 से नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ में से किसी को भी 0 डिग्री में पहुंचना है, वो उस विंड का सपोर्ट लेके वो शिप मेरे पास आ सकती है। तो जो इंडिया है या अफ्रीका है, ये ना ऐसे स्टेट है जहां पे रॉ मटेरियल, मिनरल्स, खनिज पदार्थ बहुत है, और यूरोपियंस को यहां पे आने में हेल्प करता था, है ना, यूरोपियंस को यहाँ पे आने में या अफ्रीका में जाने में या हमारे पास आने में या ब्राजील में जाने में, क्योंकि ब्राजील में भी 0 डिग्री जाता है, अफ्रीका में 0 डिग्री जाता है, और हमारे जस्ट नीचे 0 डिग्री जाता है। हाँ नहीं उधर, हाँ उधर का, पर जैसे ही वो 30 डिग्री के पास पहुंच जाता है उसके बाद वो मेरे पास आने में उसको हेल्प हो जाती है। तो ये ट्रेड में हेल्प करती थी, व्यापार में हेल्प करती थी, इसका इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रेड विंड्स, नहीं डोल्डर में ट्रेड विंड्स, इसका व्यापारी हवाएं ट्रेड विंड्स, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स। व्यापारी हवाएं ट्रेड विंड्स। हाँ हाँ, जहां पे हाई है वहां से ऐसे विंड जा रही है, तो 30 डिग्री से जो शिप आ रही है वो मेरे पास इजीली आ सकती है, क्योंकि वहां की विंड मेरे पास आ रही है। मतलब कोई भी शिप को यहां से ऐसे मूव करना आसान है कि नहीं, है ना, वैसे ये विंड को कोई भी शिप को यहां से ऐसे मूव करना आसान है कि नहीं, शिप अगर है तो ट्रेड में ये हेल्प करती है ये विंड। तो जहां पे 0 डिग्री होता है वहां पे, या तो जहां पे ज्यादा टेम्परेचर होती है वहां पे हवाएं अच्छी चलती है, विंड अच्छी चलती है। जहां पे टेम्परेचर हाई होता है ना, जहां तापमान बहुत गर्म होता है, वहां पे क्या विंड जो होता है, हवाएं जो होती है अच्छे से चलती हैं, है उसका कुछ है। आप सोचो, आपके यहाँ जब समर सीजन है या विंटर सीजन है, तो कौन से सीजन में हवा ज्यादा चलती है, हाँ, बैडमिंटन आप कौन से सीजन में खेलते हो, समर में खेलने निकलते हो कि विंटर में खेलने निकलते हो, विंटर में खेलते हो ना, क्यों खेलते हो, समर में क्यों नहीं खेल पाते, हवा बहुत चलती है। तो आपने देखना कि मोस्ट ऑफ द बैडमिंटन के टूर्नामेंट जो होते हैं, है ना, अगर आउटडोर है या वैसा कुछ है ना, वैसे तो इंडोर ही होता है, पर मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो होते हैं वो विंटर में होते हैं, क्योंकि विंटर में हवा कम चलती है। ये एकदम डायरेक्ट रूल है, क्यों हवा चलती है कम वो बताएंगे अभी, और विंटर में विंड कम चलती है, हवा कम चलती है। अब विंटर में जो एयर है वो हैवी होता है कि लाइट होता है, सर हैवी होती है। विंटर में एयर जो है हैवी होता है, क्यों होता है, हाँ सर आस पास मॉइस्चर है। हैवी होता है। तो अगर विंटर में प्रेशर हाई होता है कि लो होता है, क्योंकि हाँ प्रेशर हाई टेम्परेचर लो, तो एयर मेरे पर उतरेगी, क्यों नहीं उतरेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा तो उतरेगी ना, है ना? आप सिंपल याद Yes, रखो, sir.
देखो विंटर सीजन में कोहरा आ गया मतलब नीचे उतर रही है, एकदम सीधा है। जो फॉग होता है, कोहरा होता है, वो सिर्फ विंटर सीजन में आता है, मतलब सीधा से एयर नीचे आ रही है। तो मेरे पर हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा? जो क्लाउड ऊपर में रहता था वो मेरे ऊपर कूद गया, तो मतलब हाई प्रेशर होगा कि नहीं मेरे ऊपर? हाँ हाँ, नहीं वो दूसरा चीज है, वो रिलेटिवली गर्म होने के कारण से है ना। आप गर्म थे नहीं, पर इन्वायरमेंट ठंडा इसलिए आप गर्म हो गए, यही है। जैसे जो हुआ था हाल 60 के साथ, वही हाल आपके साथ रहता है विंटर सीजन में। आप नॉर्मली थे गर्म 37 डिग्री, है ना तो बहुत ठंडे थे ना तो बहुत गर्म थे, पर इन्वायरमेंट ठंडा हो गया तो आपके मुंह से भाप निकल रहा है। तो खैर हम लोग वापस आते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था, विंटर सीजन हाई प्रेशर वाला कंडीशन होता है कि नहीं? और हाई प्रेशर में विंड नहीं चलती, आपको फील नहीं होता। क्या है, जब आपसे एयर दूर जाती है ना आपको फील नहीं होता, जब आपके पास एयर आती तब फील होता है आपको। समझ रहे हो ना? ये एकदम ध्यान रखना, जब आपके पास विंड आती है तब आपको याद पता चलता है, नॉर्मल टाइम में आपको नहीं पता चलता जब एयर आपके ऊपर से आ रही है। हाँ, विंड कभी भी हॉरिजॉन्टल चलती है तभी भी आपको पता चलेगा, बट पूरा इंडिया से एयर दूर जगह जा रही है, समझ लो, हाई प्रेशर के कारण से। तो अभी सिंपली मेरे को हाई प्रेशर में ये समझ लो, हाई प्रेशर होता है तो विंड नहीं चलती, एकदम क्लियर याद रख लो। लो प्रेशर में विंड चलती है, हाई प्रेशर में विंड नहीं चलती। अच्छा, तो ये 30 डिग्री जो है ये हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है? सर हाई है। 30 डिग्री हाई प्रेशर है, अभी अभी पढ़े हम लोग। तो यहाँ पे हवा चलेगी कि नहीं चलेगी? अभी मैंने बोला हाई प्रेशर में हवा नहीं चलती, हल्की चलती है, बहुत कम चलती है, मतलब लाइक विंटर में जैसे होता है वैसा रहता है नॉर्मली। और उसका मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, सारा चीज बताऊंगा कि क्या होता है, होता रहता है। मैं एवरेज मैंने बता रहा हूँ ना कि ये प्लैनेटरी विंड्स हैं, हम लोग पूरा साल भर का एवरेज निकाल रहे हैं, है ना, पूरा साल भर का एवरेज निकाल रहे हैं। अब ये पूछना चाह रहा था, इस जगह पे अगर कोई शिप आती है 30 डिग्री के पास, तो उसको चलने में तकलीफ होगा, है ना, चलने में तकलीफ होगा। यस सर। तो पुराने जो बिजनेसमैन होते थे वो लोग अपने साथ घोड़े भी लेके चलते थे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि वहां पे उतरेंगे तो ओला कर लेंगे, ओला से पहुंच जाएंगे, ऐसा तो रहता नहीं था। तो वो लोग घोड़ा लेके चलते थे कि जैसे ही शिप मेरे को उतारेगा तो मैं घोड़ा से वहां चल जाऊंगा। हॉर्स लेके चलते थे जो ट्रेडर्स होते थे पहले के लोग। हाँ, नहीं तो अभी उसको कनेक्ट करूंगा। हॉर्स लेके चलते थे, तो 30 डिग्री में अगर कोई शिप में लोग जो ट्रेडर्स हैं वो हॉर्स लेके चल रहे हैं और शिप पहुंच ही नहीं पा रही है, हवा ही नहीं चल रही है, हवा ही नहीं चल रही है, तो बोलेंगे कि फिर शिप को हल्का करना पड़ेगा। तो क्या करें? तो हॉर्स को पानी में फेंक देते थे ताकि शिप चले। हाँ हाँ, देखो उसके बाद भी नहीं चल पा रहा है उस जगह पे क्योंकि हैवी है शिप। तो शिप को में वहां पे हॉर्स को ओशन में फेंक देते थे और इसके कारण से इसका नाम पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड। इस जैसे ये डोलड्रम था ना, वैसे ही उस लैटिट्यूड का नाम पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड। तो क्यों पड़ा हॉर्स लैटिट्यूड? नहीं, हॉर्स फेंक दे रहे हैं आप, वहां से आओ आप, है ना। क्या था? प्रेशर क्या है? हाई है, तो विंड का सर्कुलेशन कम रहेगा, तो कम रहेगा तो शिप हैवी रहेगा, शिप को हेल्प करेगा कि नुकसान करेगा? नुकसान करेगा ना। तो नहीं, 30 डिग्री से कहीं जाना है तो क्या है, एक्चुअली 30 डिग्री ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 30 डिग्री पे हाई प्रेशर हैवी रहता है, वो एक रेंज रहता है, वहां पे हाई प्रेशर आएगा। मतलब 30 डिग्री प्लस माइनस 5 ले लो दोनों साइड में, वो हाई प्रेशर जोन है। हाँ, जैसे ही आप वो हॉर्स लैटिट्यूड से थोड़ा बाहर आ गए ना, इसके बाद विंड अच्छे से चलेगी, समझ गए ना। प्रॉब्लम होता है जहां पे मेरे ऊपर एयर पड़ रहा है तब तकलीफ है। आप क्या करना, वैक्यूम क्लीनर में ना एक ना यहाँ पे क्या करना,
क्या करना, एक छोटा सा ना वुडन ब्लॉक, लकड़ी का गुटका रखना, ऊपर से प्रेशर डालना, नहीं हिलेगा, ऐसे करके प्रेशर देना, हिल जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा है कि आपके ऊपर डाल रहा है तो हिल नहीं पा रहा है। तो कोई भी शिप में ऐसे हवा आ रही तो हिल नहीं पा रहा है। अब उसको मैंने साइड से दिया, जैसे ही वो ना यहां पे पहुंच गया, अब उसको साइड से विंड पहुंच रही है तो हिल जाएगा। समझे कि नहीं? है ना, हाई प्रेशर का मतलब यही है। जैसे आप ना चींटी को फूंकते तो रुक जाती है वहीं पे, पर साइड से फूकोगे तो उड़ जाएगी, वही है। समझे ना? तो हाई प्रेशर में मोमेंट रुक जाता है, नहीं चल पाता, पर थोड़ा सा आगे जाओगे, करीब 5 डिग्री और आगे चले जाओगे, फिर वही विंड आपको सपोर्ट करने वाली है। हाँ, इसलिए विंटर में जाना डिफिकल्ट। हाँ क्या? हाँ नहीं, एक्सरसाइज का रीजन दूसरा है। हाँ, पर मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स, क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स ना विंड से अफेक्टेड होते हैं, चाहे आर्चरी ले लो, इवन बॉलिंग भी ले लो, हर मोस्ट ऑफ द जो स्पोर्ट्स होते हैं वो किस में अफेक्टेड होते हैं? विंड में। तो इसलिए विंटर में नहीं होता वो, सॉरी समर में नहीं होता, विंटर में होता है, क्योंकि विंड का इफेक्ट ना हो, है ना? कहाँ से? हाँ हाँ हाँ, उससे इफेक्ट नहीं होता, है ना? तो प्रॉब्लम है हॉरिजॉन्टल विंड से, प्रॉब्लम है हॉरिजॉन्टल विंड से। ऊपर से विंड आने का कोई दिक्कत नहीं। इवन आपके ऊपर से जब विंड जाएगी भी तभी भी आपको पता नहीं चलेगा। आपके ऊपर से जाती है ना, तभी भी पता नहीं चलता। वो तो तब पता चलता है जब ऊपर बादल बन के आपके ऊपर लाइटनिंग होता है। हाँ, गर्मी के दिन में लाइटनिंग होने का यही रीजन है कि आप आसपास की जो गर्म हवा, ऊपर में क्लाउड बन गया और बारिश करा रहा है। तो समर के सीजन में विंड सरफेस से स्काई में जा रही है, और विंटर सीजन में विंड स्काई से सरफेस पे आ रही है कि नहीं? ये डिफरेंस। और जब भी कोई विंड, ध्यान रखना, जब भी कोई विंड फोर्सफुली या आर्टिफिशियली ऊपर चले गई तो रेनफॉल करा सकती है। क्यों? क्योंकि ये गर्म है, ऊपर जाएगी, ठंडी होगी और मॉइस्चर को शेड कर देगी। तो किसी भी विंड को अगर रेनफॉल कराना है तो उसको ऊपर ले जाओ। हाँ 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 हाँ, पर वो रेनफॉल नहीं कराती ना, नहीं कराती। क्यों नहीं करती? आप सोचो, अब कोई क्लाउड नीचे आ रहा है, ठंडा होके हैवी होके नीचे आ गया, बिजली तब कड़कती है जब ना दो डिफरेंट प्रॉपर्टी के ना क्लाउड मिलते हैं। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव, कोई दूसरे चल के आ रहा है ना कोई, तो उसमें चार्ज आ जाता है। हाँ, वो भी हो सकता है ना? या तो ठंडा हवा गर्म हवा आपस में टकरा रही तभी भी हो सकता है, या तो दूसरे प्रॉपर्टी का जो क्लाउड आ रहा है। नॉर्मली जब अपन फ्रिक्शन में रहते हैं ना तो उसमें चार्ज आ जाता है ना? और वो जो खड़ा जो क्लाउड है उसमें अलग चार्ज है, दोनों टकराएंगे तो होगा ही। ठीक है ना? तो खैर मैं उतना दूर नहीं जा रहा हूँ। एक चीज पूछता हूँ मैं कि ये एयर और विंड में क्या डिफरेंस है? हवा और पवन में क्या डिफरेंस है? विंड एग्रेसिव होता है, विंड में मूवमेंट ज्यादा होता है। हाँ, विंड है। अच्छा, वायुमंडल से जो आ रहा है वो पवने हैं। ये जैसे अब क्या, हाँ निकिता सोचिए, आज क्लाइमेट की क्लास हुई है, गई पेट्रोल पंप में, भैया मेरे टायर में विंड डाल देना। ये करेक्ट है कि एयर डालना करेक्ट है? पवन डाल देना। भाई मेरे टायर में पवन डाल दो, गलत है ना? हवा डालना ठीक है ना? वो पवन हो गया ना? हाँ, हवा है। एक्चुअली ज्यादा अच्छा वर्ड होगा हिंदी के लिए वायु एंड पवन, है ना? हवा भी नहीं बोला, वायु एंड पवन, ठीक है? एयर एंड विंड। वायु अगर चलनशील है तो पवन है, एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड।
ठीक है ना। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। अगर एयर नहीं चल रही है तो विंड नहीं है। गेटिंग इट? Sir, हाँ, sir, air comes from cooler is wind and air comes from AC is air. क्या क्या क्या? एयर कम्स फ्रॉम, Sir, air comes from cooler is wind and air अच्छा comes from AC is air. अच्छा हाँ, सही बात है। जो कूलर से आ रही है वो विंड जैसा होगा, और जो एसी से आता है धीरे धीरे आता रहता है ना, काइंड ऑफ एयर। खैर ठीक है, अपन नेचुरल जो चीजें हैं उस पर नेचुरली जो आती है उसके बारे में हम लोग डेफिनेशन देते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड, ठीक है ना। अगर वायु चल रही है तो वो पवन है। पर इसमें एक चीज होगा, अब मैं इसमें कंडीशन डाल दे रहा हूँ। विंड का हमेशा से एक डायरेक्शन होता है, एयर का डायरेक्शन नहीं होता। तो अगर एयर रैंडमली चल रही है तो वो विंड नहीं है ना, रैंडम डायरेक्शन में चल रही है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो विंड होगी, मतलब उसका डिफाइंड पाथ है। इसलिए यहां पे जितने जो है वो विंड है, एयर नहीं है। समझो ना? हाँ, कौन कुछ मतलब किसका क्वेश्चन था? आपका था क्या क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, हर बार भूल जाते हुए नहीं बताया दी ना सही। अच्छा तो हाँ, तो हॉर्स लैटिट्यूड में पहुंच गए हम लोग। उस हॉर्स लैटिट्यूड में क्या मैंने बताया कि वहां पे विंड नहीं चल रही है, ठीक है। अब क्या हुआ, हाँ नहीं, अर्थ टेढ़ा अभी नहीं करेंगे, अभी रुक जाओ, है ना। अब यहां पे आते हैं, इस जगह पे, इस जगह पे लो है ना। एक चीज ध्यान रखना, है ना, कहीं पे भी साइक्लोन बन रहा है या कहीं पे भी चक्रवात आ रहा है, वो लो प्रेशर में ओरिजिनेट होता है। बट एग्जैक्टली लो प्रेशर में ना होके थोड़ा सा दूर में ओरिजिनेट होता है ना। मतलब जैसे 0 डिग्री पे कोई भी साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होता, बट थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे होता है ना। इसका क्या रीजन है बाद में देखेंगे, बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ। एक तो कोई भी साइक्लोन ओरिजिनेट होगा वो हमेशा से लो प्रेशर में होगा, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी साइक्लोन में विंड आनी है, आसपास से आनी है, तभी मिक्स होगी वो, तभी घूमेगी। तो विंड का आने का रीजन क्या होगा? प्रेशर लो होना, लो प्रेशर होना, ठीक है ना। तो मेरे पास दो ही लैटिट्यूड है जहां पे लो प्रेशर है, एक तो 0 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, वहां पे लो प्रेशर है। मतलब ये दो जगह पे साइक्लोन आने चाहिए, उस जगह पे चक्रवात आने चाहिए, ठीक है। ये अभी बस फीड करके रख दिया हूं, उसके बाद मैं आगे बाद में बताऊंगा उसका, है ना। अच्छा, अब हम लोग अपने पिक्चर में जाते हैं, जो पुराना पिक्चर था उसमें जाते हैं और उसको देखते हैं। हाँ क्या बोले? हाँ 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 हाँ, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ स्पेशल उसके पीछे स्टोरी बताने का है नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली आपको पिक्चर में लेके जा रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा ना, हॉर्स को डुबा देते थे। हाँ, कहाँ तक जाएंगे, कैसे, कितना दूर तक जाएंगे बताओ ना ओशन में। उसके नाम पे मूवी बनेगी, तेरी मेहरबानियां करके, ऐसा। क्या चीज? यही जो आज क्लास की है। हाँ हाँ ठीक है।
हाँ, ये एक बार क्लियर हो जाएगा ना यार, फिर इसके बाद ना पूरा क्लाइमेट मेरा इसी पर है। हाँ, तो यही पिक्चर को अभी देख रहे थे, है ना, ये जो डोल्ड्रम मैं बता रहा था वो डोल्ड्रम हॉर्स लैटिट्यूड, ठीक। ये वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं पोलर फ्रंट। फ्रंट क्यों बोलते हैं उसके लिए ना थोड़ा सा मेरे को आगे जाना पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे पोलर फ्रंट है, यहाँ पे भी पोलर फ्रंट है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने बोला कि जहां पे भी विंड राइज होती है वहां पे क्लाउड बनता है। जहां पे भी विंड राइज होगी, कहीं पे भी विंड ऊपर जाएगी तो ठंडा होके बादल बनाएगी, क्लाउड बनाएगी। और जहां पे विंड डिसेंड करेगी, उतरेगी, वहां पे ब्राइट सनलाइट होता है, पूरा क्लीन स्काई होता है। जैसे विंटर सीजन में ब्लू स्काई दिखता है, क्लीन स्काई रहता है ना। तो जहां पे प्रेशर हाई होगा वहां पे स्काई क्लीन होगा, जहां पे प्रेशर लो होगा वहां पे ऊपर में क्लाउड होगा। अब यहां पे भी लो है तो यहां पे क्लाउड है, और यहां पे हाई है तो यहां पे सनलाइट है। तो हाई प्रेशर होगा तो सनलाइट होगा। कहां पे? हाँ, जब पहुंचता है जैसे 6 मंथ डे 6 मंथ नाइट, है ना। इसलिए आप देखोगे कि हिली रीजन में आपको स्काई ब्लू दिखता है ना, क्योंकि प्रेशर जो होता है हाई होता है। हाई मतलब सॉरी थोड़ा सा मैं एक चीज दो चीजों को मिक्स कर दिया मैं, जस्ट ये मान के चलो जहां पे भी ठंडा जगह होता है वहां पे स्काई जो होता है वो क्लीन होता है, ठंडी जगह। जैसे यूरोप वगैरह का पिक्चर दिखाता है तो पूरा ब्लू स्काई दिखाता है, हमारे यहाँ दिखाता है तो येलो येलो दिखता रहता है ना। और स्काई ब्लू होने का रीजन क्या है? सारा क्लाउड जो है वो नीचे आ चुका है, ऊपर में पूरा क्लीन है, ब्राइट सनलाइट। हाँ, ठंड के दिन में इंडिया में भी ऐसे ही होता है ना। तो जब भी हाई प्रेशर होगा तो स्काई जो होगा वो ब्लू दिखेगा, और जो सनलाइट होगा वो ब्राइट होगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो मैंने बोला सिर्फ लो प्रेशर जान लो, वहां पे क्लाउड है, जहां पे लो है वहां पे क्लाउड है। अब यहाँ पे विंड कैसे चल रही होगी? जैसे अब अपर एटमॉस्फेयर की बात सोचो, है ना। विंड यहाँ पे ऊपर में राइज होगी ऐसे, और ऊपर में जाके ऐसे उतरेगी, है ना। तो विंड ऊपर में ऐसे चल रही है और यहाँ पे ऐसे चल रही है, ऐसे ही होगा ना, है ना। फिर यहाँ पे विंड नीचे उतर गई, फिर ये इसके साथ मिक्स होके ऐसे आएगी, फिर राइज होगी, ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। सेम चीज यहाँ पे है, विंड यहाँ पे राइज होगी, यहाँ पे सबसाइड होगी, डिसेंड करेगी, वैसी विंड यहाँ पे राइज होगी, यहाँ पे सबसाइड करेगी। कौन सी? हाँ, ये विंड है ना, हाँ, ये ऊपर में ही सर्कुलेट करती है। वो नीचे तब आती है जब ठंडी होती है, तो गर्म होके ऊपर जाती है, जब ठंडी हो गई तो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे भी देखो वैसे ही हो रहा है, ठंडा हो गया ये नीचे आ गया, फिर गर्म हो गया, फिर से राइज हो गया। हाँ हाँ, यहाँ पे मैं वही बताया ना कि ये हाई प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है, तो वहां पे एक्चुअली गर्म ज्यादा नहीं हो रहा, सही बोल रहे हो, और बस उसको राइज होना है, जगह नहीं है आसपास में, दोनों साइड से हवा आ रही है इसलिए ऊपर में जाना पड़ रहा है। हाँ, लड़ के ऊपर जा रही है, जगह नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा पिक्चर को हम लोग समझ लिए, है ना। अभी हम लोगों ने ये टिल्टेशन को नहीं पढ़ा है, तो टिल्टेशन को थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट इस विंड के बारे में समझ लिए, इसको ट्रेड विंड बोलते हैं। अच्छा, ये जो विंड है इसको वेस्टर्ली बोलते हैं, इसका नाम वेस्टर्ली है। अभी हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं तो अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं अभी, है ना। इसका नाम वेस्टर्ली है और इसका नाम है ईस्टर्ली, ठीक है ना। तो क्या क्या विंड है? ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली। ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली। पछुआ पवने बोलते हैं इसको, है ना, वेस्टर्ली, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, ईस्टर्ली।
हाँ, किस जगह पे? इस जगह पे ना, हाँ हाँ, यहाँ पे ना विंड के कारण से प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रही है करके, उसके कारण से है ये। हाँ, वेस्ट, क्योंकि पछुआ नाम ही इसका ये है, वेस्ट से ही आती है, वेस्ट से ईस्ट आती है। हाँ, वेस्ट से ईस्ट जाती, नहीं ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही, नीचे नीचे, क्योंकि हम लोग सरफेस विंड की बात चल रहे हैं, है ना। तो अगर इंडिया में आएगी तो वेस्ट से आएगी। और इसका एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, अभी हिमाचल में रेनफॉल हो रहा है ना, है ना, एक तो ये वाली विंड थी और वो वेस्टर्ली ही आएगी वहां से, इसलिए हिमाचल में ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, वही वेस्टर्ली आएगी। हाँ, तो रुक जाओ, अब मैं ट्रेलर दिखा के अब पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक था एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। तो इसके लिए एयर का काम क्या है, जो विंड का काम जो है, उसका काम ये है हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। कहीं पे ज्यादा टेम्परेचर है, उसको कम टेम्परेचर के पास लेके जाना। जैसे ठंड में टेम्परेचर कम है ना, और समर में टेम्परेचर ज्यादा है। दिन में टेम्परेचर ज्यादा है, रात में टेम्परेचर कम है। 0 डिग्री पे टेम्परेचर ज्यादा है और पोलर पे कम है। तो पूरा एयर जो है, चाहे दिन रात की एयर हो, चाहे प्लेनेट की एयर हो, ये सब का काम यही है कि टेम्परेचर को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। कैसे दिन और रात का टेम्परेचर को सही रखना, मेंटेन करना, कैसे समर और विंटर के टेम्परेचर को मेंटेन करना, कैसे 0 डिग्री और 90 डिग्री के टेम्परेचर को इक्वल करना, यही काम है ये सारे विंड का, और इसलिए वो चल रही है। इसका काम ये है कि भाई क्यों तुम 0 डिग्री को ज्यादा एनर्जी दिए और 90 डिग्री को कम दिए, तो इसलिए विंड चल के वहां तक उसको टेम्परेचर पहुंचाने का काम करेगी। अल्टीमेट सर्कुलेशन यही है। आप देखो 0 डिग्री पे राइज किया था विंड, और कहां पे डिसेंड कर रहा है? 90 डिग्री पे। मतलब अल्टीमेटली वो एयर जो है भले बीच में कहीं पे उतर गई, पर अल्टीमेटली वो उसको जाना कहाँ है? 90 डिग्री पे। हाँ, तो इसलिए बीच में उतरती है, चाय पानी पी के, समोसा बड़ा खा के, फिर वहां पे जाएगी। हाँ, तो उतना पावर नहीं है, तो 0 डिग्री से राइज हुए 30 डिग्री में उतरी, फिर 60 डिग्री में राइज हुए, फिर 90 डिग्री में। अल्टीमेटली काम यही हो रहा है ना, जहां पे ज्यादा टेम्परेचर है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करके, पुनर्वितरण करके उसको 90 डिग्री तक लेके जाना। और 90 डिग्री वाला भी काम यही करेगा। वो क्या बोलेगा, मैं ही क्यों ठंडा रहूं भाई, बाकी को भी ठंडा करूंगा। तो वहां से जो पोलर विंड्स चलती हैं, जिसको हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि अगर हिमालय नहीं होता तो शीतल हवाएं, पोलर विंड्स हमारे तक पहुंच जाएंगी और हम लोग को ठंड कर देगी, फ्रोजन कर देगी। हाँ होता, और मैं दिखाऊंगा कैसे कर सकती है ना, ठंडा करके नहीं दिखाऊंगा, मतलब बताएंगे कि कैसे हो सकता है करके, है ना। तो काम यही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन बहुत लेवल पे होता रहता है। जैसे समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में जो लैंड है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जमीन जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो वहां से क्या होगा, विंड राइज करेगी कि नहीं? विंड राइज की, ऊपर जाके ठंडी होगी कि नहीं? तो ठंडी होके नीचे आ गई, फिर यहां से कहां जाएगी? फिर से वापस आएगी, है ना। उसको सबक नहीं मिला, फिर से आई, फिर गर्म हो गई, फिर ठंडा हो गई। तो नॉर्मल जो गर्मी के सीजन में यही होता रहता है कि 2-3 बजे के बाद सडनली ब्लैक क्लाउड आ जाता है, काला बादल आ जाता है, रेनफॉल करा देता है। समर में 2-3 बजे के बाद जो होता है वो यही होता है। ऑब्जर्व किया है ना? हाँ, एकदम 4 हमारे यहाँ होता है ना, ये हमारे यहाँ का है। हाँ, अप्रैल मई जून पूरे मंथ में यही होता रहता है। 2-3 बजे गर्म हो जाता है अचानक से, और सडनली शाम को बहुत ज्यादा बादल आ जाते हैं और पूरा क्लाउडी हो जाता है। और उसका रीजन क्या है? 2 बजे तक गर्म हुआ,
गर्म होकर ऊपर गया, ठंडा हो गया, क्लाउड बन गया और रेनफॉल करा दिया। अच्छा, इसका भी मुझे उसके क्या है? नहीं, वो मानसून है, अभी जो है वो मानसून है। हाँ, ये भी है। एक्चुअली कभी भी उमस है मतलब पानी आने वाला है या बादल है ना। कभी भी ज्यादा ह्यूमिडिटी है मतलब आसपास में मॉइस्चर ज्यादा है। ठीक, तो ये हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये थंडरस्टॉर्म बादल जो करकता है उसी के थ्रू होता है, सडनली हवाएं आती है। तो यहाँ पे देखो कि नीचे से कोल्ड हवा सडनली रिप्लेस करती है वार्म एयर को, है ना, इसलिए धूल उड़ाते हुए आती है, डस्ट उड़ाते हुए आती है। ये जो एयर होती है गर्मी के दिन में, जो एयर होती है वो डस्ट उड़ाते हुए आती है। ठीक है। हाँ, वही हवा है, वो ऊपर गई, ठंडी हुई और उसके बाद नीचे उतर के ना वही तेजी से फिर से वापस आ रही है। नहीं, वो सीजन अलग सीजन में आएगा, विंटर सीजन में होता है। कभी भी ओला जो गिरता है जो होता है वो विंटर सीजन में होता है, या इंडिया में विंटर में होता है, बाकी जगह वो अलग अलग सीजन में हो सकता है, इंडिया में विंटर सीजन में होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। वैसे ही जो वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि वेट ऑफ द कॉलम ऑफ द एयर कंटेनिंग अ यूनिट एरिया। यूनिट एरिया जैसे मैं बोलूं कि ये 1 स्क्वायर फीट का एरिया है, इस पे इस यूनिट एरिया पे एयर का क्या प्रेशर है ना, और वो भी एयर कौन सा, एक कॉलम ऑफ एयर, मतलब एक कॉलम ऑफ एयर जिसके अंदर में ऐसे ये जा रहा है और इस एरिया पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं या वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। और ये नॉर्मल प्रेशर कितना होता है ये जानना है, तो 1013.2 मिलीबार है ना, इसका यूनिट जो है वो है मिलीबार। ठीक है ना, इसका जो यूनिट है वो है मिलीबार। एयर प्रेशर को जो मेजर करते हैं, है ना, उसकी इकाई जो है मिलीबार है। और ये जो एयर प्रेशर जो है इसको हम लोग सी लेवल पे, समुद्र सतह पे, समुद्र तल पे मेजर करते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है। क्या क्यों पता है, क्योंकि क्या है, कुछ जगह पे लैंड हाई पे होगा, कुछ जगह कम होगा, ऊपर नीचे कितना अपन देखेंगे। उससे अच्छा ओशियन का लेवल जो होता है हमेशा मेंटेन रहता है, तो हम लोग उस पर कितना प्रेशर पड़ रहा है उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि ज्यादा है कि कम है। अगर इस जगह पे अभी प्रेशर अगर कम है, 1013 जो आइडल होता है उससे कम है, तो रफली ये कितना होगा, 1010 के आसपास होगा या 1009 के आसपास होगा। जब ना कहीं पे साइक्लोन होता है ना, तो उसके में मिडिल का जो प्रेशर है ना वो 920 930 तक चला जाता है, मिडिल का प्रेशर। तो कहीं पे अगर एयर प्रेशर कम है, इसको कैसे मेजर करें, तो नॉर्मल होता है ये, उससे ज्यादा है तो हाई प्रेशर है, इससे कम है तो लो प्रेशर है इन जनरल। हाँ, नहीं, सुनामी उसके कारण से नहीं आता, चक्रवात साइक्लोन्स जो आते हैं। हाँ, कम, अच्छा, ज्यादा होने से अभी दिखाते हैं क्या आता है, उसको एंटी साइक्लोन बोलते हैं जब होता है। ठीक है ना, हाँ, रुक जाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं जाओ। तो प्रेशर एक और रीजन से कम होता है और वो है हाइट के कारण से, है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, मतलब जैसे आप माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते गए, नहीं चढ़ पा रहा था, हाँ, तो हाँ, उपकार को यहाँ पे खड़ा कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे जय श्री राम बोल रहा है ना। तो 0 डिग्री से हम लोग पहुंच गए 8.8 किलोमीटर, याद है ना, 8.8 किलोमीटर का हाइट है ना, 10 किलोमीटर उससे ऊपर हो गया, ये किलोमीटर में दिखा रहा है ना। देख रहे हो कि ये जो प्रेशर है कहाँ, 1013 में बता रहा था ना, माउंट एवरेस्ट के पास प्रेशर कितना हो गया, 300 मिलीबार। कितना कम प्रेशर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एयर रहती ही नहीं है,
सारा नीचे आ गया ना। मैं बोल रहा था कि सारी विंड, सारी एयर जो होती है या क्लाउड होता है वो नीचे ही रहता है मोस्टली। ऊपर में जाते जाते एयर का जो लेयर है बहुत थिन हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है ना, यहाँ पे सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ना। और इससे ज्यादा हाइट बढ़ाओगे, जैसे 100 किलोमीटर के आसपास, आप देख रहे हो कि नहीं सॉरी 28 किलोमीटर के आसपास जो प्रेशर है वो 100 मिलीबार हो गया, है ना। प्रेशर कम होता है, जितना हाइट बढ़ाते जाओगे उतना प्रेशर कम होता जाएगा। तो उसमें भी पता चलता, अगर हम लोग ने वो क्या बोलते हैं, ये जो एरोप्लेन है ना वो मेंटेन करता है प्रेशर। एरोप्लेन ना कंटेन करता है, उसमें किसी तरीके से प्रेशर मेंटेन रहे। मैं जो बोल रहा ना कि विंडो ओपन कर दो तो उससे क्या है, एक्चुअली ब्लीडिंग होने लग जाएगा आपको। क्यों? आपका ब्लड प्रेशर बाहर के प्रेशर के कंपैरिजन में नॉर्मलाइज नहीं रहेगा, तो ब्लड का प्रेशर जब हाई हो जाता है तो ब्लीडिंग होने लग जाएगा। उनको ज्यादा प्रेशर पड़ता है, उनको हाई प्रेशर से रोकने के लिए करना पड़ता है स्कूबा डाइविंग वालों को। और जो हिली एरिया में उनको लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लो प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए करना पड़ता है। आप देखना जहां पे हिली एरिया में जाओगे ना तो कान का पर्दा थोड़ा सा ऐसे वो होता है, हिलता है, आपको पता चलेगा जब लो प्रेशर रहेगा। तो इवन कभी कभी ना बगल से तेजी से विंड चल जाती है तो ना ईयर का जो ड्रम है वो हल्का सा वाइब्रेट करता है, क्योंकि हाँ हाँ फ्लाइट में होता है क्योंकि प्रेशर कम है। तो जहां पे भी प्रेशर कम होगा आपकी बॉडी को फील होगा। और जो बीपी के जो मरीज होते हैं, बीपी के जो पेशेंट होते हैं, उनको लो प्रेशर आउटसाइड में होना उनके लिए डेंजरस है। क्या है, आपका बॉडी का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन रहता है। बाय द वे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो गया तो वेन्स फट जाएंगे, बाय द वे अंदर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो वेन्स फट जाएंगे। तो या तो आपकी इंटरनल में कोई खराबी है जिसके कारण से वेन्स में ज्यादा प्रेशर है, या तो आउटसाइड में प्रेशर कम हो गया तभी भी फट जाएगा। इसलिए जो हिली एरिया में कई बार जाते हैं तो उसके नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, जो हिली एरिया में जाते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर सबसे पहले रिलीज यही नोज के पास से होता है। अच्छा है वहां से हो जाए, नहीं तो स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन में हो जाएगा, है ना। इसलिए जब प्रेशर रिलीज होता है नोज से हो रहा है, अच्छी बात है, ब्लीडिंग हो गया कोई दिक्कत नहीं, प्रेशर रिलीज हो गया, ठीक है ना। हाँ, गर्मी में नॉर्मली प्रेशर हाई आसपास में उतना लो नहीं जाता कि जिसके कारण से आपको तकलीफ। लो प्रेशर मतलब इतना लो प्रेशर दिख रहा है 700 ये सब, है ना। है ठीक। अगर मेरे आसपास से विंड दूसरी जगह जा रही है तो वो, हाँ, जो दूसरी जगह जा रही है हर बार डिफरेंट तो क्या होता है कि जो एयर है वो डाइवर्ज कर रही है, मतलब हाई प्रेशर है मेरे ऊपर। इस कंडीशन को बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। इट डजंट मीन ये एंटी साइक्लोन है ना। ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है जब मेरे पर हाई प्रेशर आता है और मेरे यहां से जब एयर दूर जाता है, उसको, उस कंडीशन को बोलते हैं एयर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, प्रतिचक्रवातीय कंडीशन, एंटी साइक्लोनिक। इस समय सनलाइट क्या होगा, है ना, ब्राइट होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, जब मेरे ऊपर लो प्रेशर है, मेरे ऊपर मतलब समझ लो मेरे आसपास से लो प्रेशर है ना, तो विंड जो है मेरे आसपास से राइज कर रही है ऊपर, तो वो जो कंडीशन है वो है साइक्लोनिक कंडीशन, है ना। कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइक्लोन ओरिजिनेट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ओरिजिनेट हो, कंडीशन ऐसे बन गया कि साइक्लोन ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो जहां पे लो प्रेशर होता है वहां पे साइक्लोनिक कंडीशन है, जहां पे हाई प्रेशर है वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है। गेटिंग इट? हाँ, प्रेशर कम होने के कारण से विंड आती है, और एयर ज्यादा अपने ऊपर आने के कारण से प्रेशर बढ़ता है। तो हाई प्रेशर क्या है, विंड आने के कारण से है, और लो प्रेशर मेरे ऊपर से विंड चले जाने के कारण से है, ठीक है ना।
मेरे ऊपर विंड आएगी तो हाई प्रेशर है, मेरे ऊपर से विंड चले जाएगी तो लो प्रेशर है। तो मेरे ऊपर से जाएगी तो आसपास से आएगी, है ना, मेरे ऊपर से आएगी तो दूर जाएगी। तो कंडीशन यू कैन सी कि हाई प्रेशर जो है डिफ्लेक्ट हो रही है, और इसलिए इसको डाइवर्जिंग विंड मिल या डाइवर्जिंग एयर बोल रहे हैं। और ये है कन्वर्जिंग, आपके पास कन्वर्ज कर रही है। इसमें क्लाउड बनेगा कि नहीं? ये वाले कंडीशन में क्लाउड बनेगा। तो कभी भी लो प्रेशर है तो बादल बन रहा है, क्लाउड बन रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ये सब के बाद फिर क्वेश्चंस बताएंगे कैसे बनेंगे, पता चलेगा, क्योंकि ये तो बेस चाहिए ये सब का, ठीक है ना। तो एक चीज देखो, मैं अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 976 मिली बार है यहाँ पे, और यहाँ पे 1004 मिली बार है, तो विंड का डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है विंड की, लो प्रेशर से हाई प्रेशर जाती है, हाई से लो जाती है, तो विंड को ऐसे चलनी चाहिए ना। अब अच्छे से देखना, ये है 1004 और ये है 1000, है ना। ये क्या है? इसको बोलते हैं, हाँ रुक जाओ, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है इसको आइसोबार बोलते हैं। हाँ हाँ, सभी में, है ना। इसको चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश में, इसको आइसोबार बोलते हैं। आइस वाला बार नहीं ना, आइसोबार। तो व्हाट इज आइसोबार, उसके बाद मैं इसको दिखाऊंगा। तो जैसे यहां पे मेरे पास 988 का प्रेशर है इस जगह पे, इश्विन के पास भी 988 का प्रेशर है, उपकार के पास भी 988 का प्रेशर है। तो मैं ये लाइन को मिला दूंगा ना, तो जो लाइन बनेगा उसको बोलते हैं आइसोबार। बट खुशी के पास 1004 का प्रेशर है, इनके पास भी 1004, और अमित के पास 1004। तो जितने 1004 वाले प्रेशर हैं उस एरिया को मैंने मिला दिया, तो वो भी एक आइसोबार है। मतलब अगर दुर्ग में और रायपुर में दोनों जगह पे सेम प्रेशर है तो वो आइसोबार बना देंगे। फिर इसके बाद रायगढ़ में वही प्रेशर है, तो मैंने उस दुर्ग को बिलासपुर ना ले जाके सीधा मैं ले गया रायगढ़। फिर संबलपुर में, उड़ीसा में मैं संबलपुर ले गया, वहां पे भी वही प्रेशर है। तो ये जो लाइन जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करेगा, जहां जहां पे सेम प्रेशर है, उसको बोलते हैं आइसोबार। सेम, ठीक है। हिमशिखा, हाँ बता रहा हूं। जैसे ये है दुर्ग, ये है रायपुर, ये है समझ लो इसको मैं कहाँ ले जाऊं, सरगुजा, और यहां पे है रायगढ़, यहां पे है संबलपुर। तो मैंने देखा कि दुर्ग में जो प्रेशर है 992 है एयर का, रायगढ़ में भी मैच करता है 992 का, और संबलपुर में भी 992 मैच करता है। तो मैं दुर्ग को रायपुर से ना मिला के मैं मैच कर दिया रायगढ़ और संबलपुर को। वैसे रायपुर का मैच कर रहा है सपोज धमतरी से, तो मैंने क्या किया, उसको मैच करवा दिया। सरगुजा का बस्तर से भी मैच कर सकता है, कहां सरगुजा कहां बस्तर, पर दोनों का प्रेशर अगर सेम है तो मैं उस लाइन को मिला के वहां पे पूरे इंडिया में ले जाऊंगा कहां कहां पे सेम प्रेशर है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा कंटूर दिखता है आपको, जब भी ऐसा लाइन दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये उस एरिया को मिला रहा है जहां जहां पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर सेम है ना। आइसोबार ये है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ये दुर्ग है और ये रायपुर है, तो दुर्ग और रायपुर के बीच में प्रेशर में कितना डिफरेंस है, कितना मिलीबार का डिफरेंस है?
4 मिली बार का डिफरेंस है, और दोनों के बीच में किलोमीटर के हिसाब से कितना डिस्टेंस है? 35 से 40 किलोमीटर के आसपास, है ना। तो यहां से प्रेशर विंड कहां से कहां चलनी चाहिए? दुर्ग से रायपुर की रायपुर से दुर्ग चलनी चाहिए? क्यों? क्योंकि दुर्ग हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो विंड ऐसी चलनी चाहिए, ठीक है ना। अब रायपुर के पास तिल्दा है, यहाँ पे तिल्दा है ना, यहाँ पे तिल्दा, और यहाँ पे प्रेशर मैं बोल रहा हूं कि 976 है, यहाँ पे 992 था, यहाँ पे रायपुर में 992 है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कहीं पे तिल्दा है जहां पे प्रेशर 976 है, बहुत कम प्रेशर है। पर तिल्दा रायपुर से बहुत पास है और वहां पे बहुत कम प्रेशर है, तो विंड बहुत तेजी से चलेगी कि नहीं? समझना। हाँ, रायपुर से तिल्दा बहुत तेजी से चलेगी, जबकि दुर्ग से रायपुर आने में वो धीरे धीरे चली, क्योंकि सिर्फ 4 मिली बार का डिफरेंस था। पर मैं बोल रहा हूँ तिल्दा कितना, 976 बोल रहा हूं मैं, तो 992 माइनस 976 करोगे तो कितना हो रहा है? जितना भी हो रहा है करीब 15, कितना हो रहा है? 16। तो 16 मिली बार का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ 2-3 किलोमीटर के डिफरेंस में, समझे? अगर 2-3 किलोमीटर के डिफरेंस में प्रेशर में इतना डिफरेंस आ गया तो विंड बहुत तेजी से चलेगी। तो हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो एक चीज समझना, विंड का तेजी से चलना या स्लो चलना, इसका रीजन ये होता है कि मेरे पास जो प्रेशर है और आसपास में जो प्रेशर है उसके प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए विंड तेजी से आ रही है। या तो मेरा कम है, अगर मेरे पास आ रही है तो मेरा कम है, उसके पास जा रही तो उसका कम है ना। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे आइसो बार नजदीक में है, दो आइसो बार जो डिफरेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस के हैं, एक कहा 976 का है और कौन सा दूसरा 992 का है ना। यहाँ पे आइसो बार्स बहुत नजदीक में है, इसलिए बहुत तेजी से विंड चल रही है। अगर मैं ये 976 को यहां ले जाऊं तो धीरे धीरे चलेगी। ये तो तकलीफ क्या है कि पास में है, तो जब हाई और लो वाला पास पास में रहेगा तो विंड तेजी से चलेगी, पर लो वाला बहुत दूर में है तो धीरे धीरे आराम से पहुंचेगी वहां पे, ठीक है ना। यहां तक समझ आया? ठीक है ना। तो आइसोबार्स का रोल समझ आ गया कि विंड का स्पीड को डिटरमाइन करने में आइसोबार्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। हाँ, जैसे नहीं, तिल्दा एक आइसोबार हुआ, तिल्दा अगर 976 मिली बार है और रायपुर जो है 992 मिली बार है, और दोनों 3-4 किलोमीटर के डिफरेंस में है ना, तो विंड बहुत तेजी से चलेगी। बट अगर क्या है, रायपुर में 992 है और विशाखापट्टनम में 976 है, तो 976 तिल्दा में होना और 976 विशाखापट्टनम में होना, तो विंड स्पीड किसमें ज्यादा तेजी से चलनी चाहिए? तिल्दा, ठीक है ना। और प्रेशर हमेशा से हाई से लो में जाएगा, ठीक है ना। यहां तक समझ आया? हाँ, तिल्दा में टेम्परेचर ज्यादा होगा, वही है। जैसे क्या है, नॉर्मली ना जो बड़े सिटी होते हैं ना वो ज्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह बहुत रहता है, इसलिए नॉर्मली आसपास के गांव से विंड यहाँ पे आती है, बड़े बड़े सिटीज में आती है ना। बगल में गांव में रायपुर का ही यहाँ पे झीट वीट में चले जाओगे है ना, आसपास का जो गांव है ना, वो रिलेटिवली ठंडा होगा, और वही बगल में रायपुर जो है वो गर्म होगा। तो नॉर्मली विंड जो आएगी, ठंडी हवा झीट वगैरह से आएगी और कहाँ पे जाएगी? ऊपर में आएगी। तो अब पूरा सी प्रेशर का डिफरेंस या सी लेवल प्रेशर का, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस को हम लोग समझेंगे, बट मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा सैचुरेट हो जाओगे आप लोग, है ना। तो जितना पढ़े हो, देखो बदमाशी करने लगे
प्रेशर बहुत ज्यादा था लगता है ना। अपोजिट है, हाँ इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। नहीं तो दो चीज है, मैं अभी ना आपको, हाँ मैं आपको एटमॉस्फेयर पढ़ा रहा हूँ, बट वही कुकर में जाओगे तो कुकर में आपका जितना प्रेशर जाएगा उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, है कि नहीं? हाँ समझ रहा हूँ, एटमॉस्फेयर में हायर द टेम्परेचर लोअर द प्रेशर। एक्चुअली इसका मतलब ये है, क्लोज चेंबर में प्रेशर ज्यादा करोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओपन चेंबर में जब प्रेशर ज्यादा करोगे तो टेम्परेचर कम होगा, या तो टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर हाई होगा। हाँ हाँ अच्छा हाँ देखो, डिपेंड करता है कि आपको कौन से कंटेक्स्ट में बोल रहे हो, है ना, संदर्भ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, कंटेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो क्लोज करते हैं। हाँ आप लोग क्या करना, पढ़ के आना, है ना, जो क्लास 11 का फंडामेंटल वाला है ना उसको पढ़ के आओगे, तब आपको फिर से समझ आएगा, अच्छे से डाउट आएगा तो फिर से समझ आएगा। तो याद रखना अगले क्लास में ना बाकी लोग सबको फिर से ये मैप बनाना है, ये मैप के बगैर मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा अगर आप नहीं याद रहेगा तो, ठीक है ना। आपको टिल्ट नहीं करना है, आपको सीधा 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 बस बनाना है, अभी टिल्ट करने के लिए मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना। ये वाला बनाओगे, हाँ तो ये वाला बनाना, हाँ नीचे वाला सरफेस वाला बनाना है आपको, ऊपर वाला मत बनाओ आप। हाँ बताओ।